हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज यूँ तो फ्राइडे है, कॉलेज डे होता है, कॉल्स दी जाएंगी, लेकिन आज एक सुबह वाक़या हुआ है जिसने सबकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करा ली है। और ये वाक़या जो है बहरिया टाउन कराची, नाम तो सुना होगा, वहाँ पर हुआ है। उससे मुल्हिका एक गोट है अली मोहम्मद गबोल गोट, जो कई अशरों से वहाँ आबाद है। बहरिया टाउन वाले आज वहाँ मशीनरी और पुलिस लेकर के पहुँच गए और वहाँ गो कि ये गोट जो है बहरिया टाउन में नहीं आता और इन्होंने ना ही अपनी ज़मीन बेची है, मगर उनके घर गिराने, उनके स्कूल गिराने और उनके कब्रिस्तान को मिसमार किया गया। स्कूल गिराने से रिहायशियों ने जब रोका तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत हाथापाई हुई और तशद्दुद से फिर जो इस गोट के सरबराह हैं दीन मोहम्मद गबोल साहब, वो ज़ख्मी भी हुए और वो इस वक्त बकाई हस्पताल में हैं। ख़ासी बुरी सूरत हाल है। उससे बुरी बात यह है कि अभी तक सिंध हुकूमत ने इस पर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया है और जिससे ज़ाहिर सवालात उठते हैं कि क्या सिंध गवर्नमेंट पार्टनर इन क्राइम है इस सारी सूरत हाल में या नहीं। उस बारे में मिनिस्टर से भी बात करेंगे। शाह साहब हमारे साथ होंगे और यकीनन वो कोई जवाब देंगे। मैं बस एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि यूजुअली जुमे के रोज़ हम किसी स्टोरी को कवर नहीं करते। इसको कवर करने का ये मकसद नहीं है कि किसी को टारगेट किया जाए, लेकिन ये है कि मंडे के आने तक ये शायद काम मुकम्मल हो गया होता है। इट विल बी टू लेट बाय देन। और जहाँ तक आपने कहा कि सबकी तवज्जो यहाँ तक गई है, तो आई एम सॉरी, आई हैव टू डिसएग्री विद यू। किसकी तवज्जो गई है? अवामी वर्कर्स पार्टी ने इसके ऊपर स्टांस लिया है और मेरा ख्याल है कि उनके नुमाइंदे हमें ज्वाइन भी करेंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया पर शोर है और तो कहीं मैंने शोर नहीं चैनल्स पे तो आप वो तो अपनी जगह, लेकिन वो छोड़ो, वो डिस्कशन वो करने। हमारे साथ इस वक्त रिहायशी हैं रज़ाक गबोल, जो अली मोहम्मद गबोल गोट से हमें ज्वाइन किया है। जो सरबराह है दीन मोहम्मद गबोल, जैसे मैंने बताया, वो तशद्दुद के बाद वो बकाई हस्पताल में इस वक्त उनका इलाज हो रहा है। तो रज़ाक बताइए आज क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम सर, हमारा ये हम रिहायशी हूँ हाजी अली मोहम्मद गोट। हम 1945 का रिहायशी हूँ। इधर बहरिया टाउन हमारे के ऊपर हमला किया। चारों तरफ 200 तकरीबन 250 मशीनरी लाया, चारों तरफ घेरा किया था पुलिस मदद से। हमारे ऊपर फायरिंग हुआ था, पुलिस वाले ने फायरिंग किया। हमारा 3 घर जो भी वो भी गिरा दिया। हमारा कुछ बच्चे भी जख्मी हुआ था। एक हमारा बड़ा बुजुर्ग है, बड़े भी है, गोट का वडेरा भी है, हाजी दीन मोहम्मद। उसने बिल्डोजर चोट बड़ा लगाया, बिल्डोजर उसने लगाया था, वो भी एडमिट है अभी ये बकाई हॉस्पिटल पे जी। चारे तरफ जो भी हमारा कब्रिस्तान है वो भी इसने कवर किया। हमारा ईदगाह है वो भी इसने कवर किया। हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बच्चे पढ़ते थे, उसने भी ये कवर कर दिया। हमारे चारे तरफ गोट हमारे कवर कर दिया। हमारे पानी हैंड पंप बोर लगा हुआ था वो भी इसने कवर कर दिया। चारे तरफ हमारे को कवर कर दिया। हमारे को अभी तकरीबन अभी गोट से हम घर से बाहर निकले थे, इसका नफरी के घड़े है, हम इधर भी जा नहीं सकते। 100 फुट मेरे ख्याल में बड़ी बात है, 100 फुट से पहले हमारे से ये घर से करीब है। तो रज़ाक, इस वक्त क्या मशीनरी और पुलिस वहीं मौजूद है? पुलिस बिल्कुल मौजूद था। जो भी इसने हमला किया पुलिस मौजूद था। इसने ये तकरीबन मेरे घर में हफीज बलोच उसने बंदे इधर भेजा, उसने वीडियो वगैरह लोड किया था, उसने ये पुलिस वगैरह सारे मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है, ये क्या सही है, क्या अचानक हुआ है या इससे पहले आपके साथ किसी ने राब्ता किया कि यार जमीन हमें बेच दो, या कोई कांटेक्ट या कोई दबाव डालने की कोशिश की, या एकदम ही हुआ ये सब? सर, यह पहले शुरुआत अलीदास गोट से हमला हुआ था, फिर यह देपार गुंदर बरफत उसमें भी ऐसे हुआ था। यह हमारा तकरीर हमारे ये तीसरा गोट है हमला हुआ था। यह तीनों गोटों पे ऐसे हमला किया। अलीदास, देपा गुंदर, नवाज अली गुंदर, अली मोहम्मद हाजी अली मोहम्मद।
ठीक है रज़ाक, बहुत शुक्रिया। दुआ कर सकते हैं आपको अल्लाह महफूज रखे। हुकूमत से भी हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अगर जो इनके साथ हो रही है, और हम इस पे मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ हफीज़ बलोच मौजूद हैं जो रहनुमा हैं कराची वर्कर्स पार्टी के, अवामी वर्कर्स पार्टी के, और रहनुमा हैं इंडिजिनस राइट्स। हफीज़ बलोच साहब, आप ज़ाहिर है वहाँ पहुँचे, तो ये हो क्या रहा है, हम ये समझना चाह रहे हैं। जब से बैरिया टाउन ने यहाँ अपने कदम जमाए हैं, उसके बैरिया के एरिया के अंदर बहुत सारे 19 से ज़ायद गोट आते हैं जी। तो बारी बारी करके वो उन गोटों के आसपास जो ज़मीनें हैं जी, वो धौंस धमकी से, ज़बरदस्ती, और कहीं कहीं जो उनके मूर्ति ज़मीनें हैं जो इनके दादा परदादा के नाम से हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ गई नहीं है जी बिल्कुल। जमीनों के हवाले से कानून का यहाँ के मकामी लोगों को पता नहीं है, तो इनके परदादा के नाम हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को ये पैसे के लालच देकर वो करके वो जमीनों के कागजात पे दस्तखत करा देते। उसके बाद जो नहीं देते, जैसे फैज़ मोहम्मद गबूल ने नहीं दी और दीपार गुंदर के लोगों ने नहीं दी, और बीच में और भी गबूल थे उन्होंने नहीं दी, वहाँ पे ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। पहले राव अनवर के थ्रू इन्होंने कब्जा किया, फैज़ मोहम्मद गबूल को मारा पीरसनी में, उसकी उम्र 80 साल थी। उसके बाद कंडा गबूल के साथ भी इन्होंने सौदेबाजी भी की, कुछ पैसे दिए, लेकिन ज़मीनें उन्होंने कब्जा कर ली। उसके बाद पैसे भी नहीं दिए, वो भी हाई कोर्ट में अपना केस लड़ रहा है। उसके बाद अरबाब गबूल की जो गोट की ज़मीनें हैं, उनमें वो ज़मीनें भी हैं जहाँ पे अभी ग्रांड मस्जिद बन रहा है, वो ज़मीनें भी उन्होंने कब्जा किए। लोग बेचारे गए, हाई कोर्ट में गए, स्टे ऑर्डर लिया, उसके बावजूद वो मस्जिद तैयार हो गया। अभी भी वो लोग मुंतजर हैं कि कोई इनकी मदद को आए। अरबाब गबूल गोट के ऊपर इन्होंने हमला किया, उनको चारों तरफ दीवारें बना दी, उनके कब्रिस्तान मिटा दिए, बाकायदा कब्जा करके ख़त्म कर दिए। अली मोहम्मद गबूल गोट के भी पहले कब्रिस्तान कब्जा किए, जो तारीखी कब्रिस्तान थे वो कब्जा किए। उसके बाद उन्होंने एक और जगह पे कब्रिस्तान बनाई, वो भी अब उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। वो ख़त्म करने के बाद अब ये गोट पे हमलावर। अच्छा हफीज़, मैं ये जानना चाहूँगा, जब ये ज़मीन नहीं है बैरिया टाउन की, तो कैसे पुलिस और इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस तरह का हमला कराया जाता है? क्या क्योंकि ये इस गोट की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, सिचुएशन सारा ये है सर कि बैरिया जब यहाँ आया तो 2014-15 के बाद आया है। ये लोग सदियों से यहाँ रहते आए। एक तो ये है कि 47 के बाद से जो कानून बने हैं जहाँ ज़मीनों को अपने नाम किया जाता है, तो वो कुछ लोगों ने अपने ज़मीन अपने नाम करा दिए 62 और 63 में। उसके बाद से किसी ने भी ये ज़मीनें अपने नाम नहीं किए। कुछ लोगों ने लीज पे वो अपने नाम कराए। हालांकि ये ज़मीनें यहाँ पे जो कबाइल आबाद हैं, चाहे वो सिंधी कबाइल हों, चाहे वो बलूच कबाइल हों, ये उनकी जद्दी पुश्ती ज़मीनें हैं, चरागाहें हैं। तो वो ज़मीनें यहाँ, तो वो भी ज़मीनों पे इन्होंने आके पहले अपने घर पेड़ जमाए। और जब थोड़ी बहुत रिजिस्ट हुई या थोड़े बहुत मसलन लोगों ने हिम्मत करके वो फैज़ मोहम्मद गबूल जैसे, तो उसके बाद से उनका तरीक़ेकार जिस तरह से ये रहा है कि एक तो के पैसे के लालच देकर ज़मीनों पे कब्जा किए जाए। ज़मीनों पे कब्जा करने के बाद जो सरकारी ज़मीनें थे वो भी उन्होंने गवर्नमेंट में MTA के थ्रू उनके नाम कर दी। अब ये है कि जो सर्वे ज़मीनें बची हैं ये उन पे कब्जा कर रहा है, और ये गांव बदकिस्मती से बैरिया टाउन की हदूद में आ रहा है। ठीक है। हमारे साथ नासिर हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि सिंध के सूबाई वज़ीर हैं। नासिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हफीज़ बलोच की, और उससे पहले जो रज़ाक बलोच भी कह रहे थे वहाँ के रिहायशी, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट इसमें कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मैंने मुकम्मल तौर पर बात नहीं सुनी दोनों मेरे जो मोहतरम भाई हैं उनकी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे बात आ रही थी कि इस तरह कुछ वहाँ पे हुआ है, तो CM साहब ने उसका नोटिस लिया है और उसके लिए कहा है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और किसी के साथ ज्यादती ना हो। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, जो यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं या काफी अरसे से रह रहे हैं, वो है, और जिनका हक यहाँ पे है,
और उनके गांवों को या उनके गोट कह लें या जो भी उनका एरिया है उसको बिल्कुल किसी को न कब्जा करने देंगे, ना ही इनको वहां से कोई बेघर करेगा। नासिर साहब, आप तो कह रहे हैं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कब्जा हो रहा है जी। अब वो जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जा रहे हैं, पुलिस के साथ जा रहे हैं, तो मैं इसीलिए सीएम साहब ने इसका इंक्वायरी के लिए कहा है कि वो फौरी कराई जाए। डीसी साहब जो वहाँ के हैं, गंवर लगारी साहब, वो बदकिस्मती से उनको कोविड पॉजिटिव उनका आया है, तो वो कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में है। अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, बड़े अच्छे अफसर हैं। तो दीगर जिम्मे लगाया गया है, इंक्वायरी आएगी, इसको विजिट भी किया जाएगा और किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अच्छा नासिर शाह साहब, सॉरी अभी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये एक पैटर्न है और अगर हम सिर्फ ज़ाहिर कानून और मालकाना हकूक़ को देखें तो उसमें तो आपको पता है 1000 गेमें होती हैं। जैसे आपको तो मेरे से बेहतर पता होगा कि आधे वक्त तो इन लोगों के पास कागजात भी नहीं होते ज़मीनों के, हालांकि ये सदियों से वहाँ पर आबाद हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब आप कहते हैं कि फौरी इंक्वायरी ली जाएगी, ख़तरा ये है कि जब तक वो चीज़ आएगी ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल चेंज हो गई होगी और जाहिर है कि ये जो लोग हैं इनको ना शायद अपने हकूक़ का पता है, असर और रसूख तो इनके पास बिल्कुल नहीं है। तो और यकीनन मैं मानना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह इस पर एक्शन लेंगे। मेरा सवाल है कब, और उस एक्शन और आज के बीच में कितना वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि जितने 2 घंटे भी 3 घंटे भी गुजरते जाते हैं आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी चेंज होती रहती है। माना कि बिल्कुल डीसी साहब को कोविड है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी इस तरह का एक्शन हो सकता है, तो फिर मैं तो कहता हूं कि शायद उनकी गैर मौजूदगी में इस एक्शन को रोका भी जा सकता है। तो क्या अभी इंटरिम में या आज कोई एक ऑर्डर आएगा ऑफ सीज एंड डिसिस्ट जब तक ये इंक्वायरी हो, या ये काम चलता रहेगा? ये सवाल है मेरा आपसे। देखें, काम तो रुकवा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है इस वक्त, और ये इसको चेक किया जाएगा कि कौन ज्यादती कर रहा है। देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ ज़रार साहब आपके इल्म में है कि रिपोर्ट्स आती हैं, कहीं पे बहुत सारी जो अलॉटेड ज़मीन है वहाँ पे भी कब्जे हो गए हैं। फिर दायरे है गाँव या जो गोट हैं उनकी एक हद बंदी होती है कि वो मुकर्रर होते हैं जो इतने अरसे से हैं, फिर वो आगे भी बढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक होंगी, और लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। पहला हक यहाँ के रहने वाले गाँव वालों का है और उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा। नासिर भाई, ज्यादती तो हो गई जब गोट का जो सरबराह है वो इस वक्त बकाई अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो ये तो बाद में ठीक है नोटिसेस होते हैं, लेकिन सवाल तो फिर उठता है ना कि जनाब सिंध गवर्नमेंट बाद में, तो आपको पता है नोटिस लेने में तो हम सब चैम्पियन हैं, मैं खाली आपकी नहीं बात कर रहा, और हुकूमतें भी फ़ौरन नोटिस होता है, लेकिन एक्शन जैसे ज़रार ने कहा। अब मुझे बताएं, जो वो लोग वहाँ खौफज़दा हैं, उनका सरबराह जो है वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, जिनके तीन घर गिरा दिए गए हैं, उनके कब्रिस्तान मिस्मार कर दिए गए, उनको ये धमकियां दी जा रही है कि हम आपके गोट के गिर्द जो है दीवार बना देंगे ताकि आप निकल भी नहीं सकेंगे। तो उन लोगों के लिए असूलन तो आज किसी को जाना चाहिए था वहाँ पर। देखिए, मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि सीएम साहब ने कहा है, तो वहाँ पे ज़रूर पहुँचे हैं, काम भी रुकवा दिया गया है और इसका मुकम्मल तौर पर पूरी रिपोर्ट आ रही है कि क्या इशू क्या है। जो घर गिरा दिए गए हैं, अगर वाकई इस तरह की बात है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, और जिन्होंने गिराए हैं उन्हीं से ही उनको मुआवजा दिलाया जाएगा, और जिसका भी कसूर होगा उसको सजा भी मिलेगी। तो मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने देना जो सीएम साहब ने कहा है, और काम वहाँ पे रुका हुआ है। ये नहीं है कि अभी काम हो रहा है, क्योंकि इस वजह से जब ये सोशल मीडिया पे आई थी न्यूज़, सीएम साहब को भी किसी ने भेजी थी, हम साथ ही थे, उसी वक्त उन्होंने ये अहकामात जारी किए थे। हम लोग उस वक्त लाड़काना जा रहे थे, तो ये जिस तरह आया सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने उसी वक्त ये अहकामात दिए। अच्छा, इसमें नाज़ साहब एक तासुर जो फैलता भी है कि मलिक रियाज इतने पावरफुल हैं, और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत के साथ जिस तरह ये मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनें दी गई और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है लीगलाइज भी कर दिया सर्टन सेट ऑफ लैंड को, और उनको जुर्माना कर दिया 400 अरब रुपए जो वो अब दे रहे हैं। तो ये ज़मीनें असूलन तो
छोटे तबकात के प्लॉट्स थे जो इवेंचुअली बहरिया टाउन को दे दिए गए? देखिए, जो वो प्रोसेस हुआ कानूनी था, किसी में भी गैर कानूनी हो कोई भी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ पे सारा सिलसिला मौजूद है। और अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को इंडोर्स किया है। इसी वजह से ये एक अमाउंट तय हुआ था जो वहाँ पे जमा किया जा रहा है, जिस पर इस वक्त भी बात हो रही है कि हम लोग कह रहे हैं कि वो सिंध में ही वो खर्च हो, जिसपे फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि जी वो हमें दिया जाए तो हम लोग जहाँ भी लगाएं। तो इस पे जो हमारी आला अदालतें हैं उन्होंने भी इसमें हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है कि इसको सिंध में ही लगाया जाए और ख़ास तौर पर जिस इलाके क्या ये है कि वहाँ पे ज़्यादा खर्च किया जाए। तो ये इस वक्त सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया है। ज़रूर किसी के साथ ज्यादती या कुछ हुआ होगा तो उसका अजाला भी होगा। चलिए नासिर, लेकिन अभी किसी के साथ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसको आप कल ही इस बात पे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। आपका प्रोग्राम मेरे ख्याल में कल भी होगा। नहीं, अब मंडे को होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें इंक्वायरी रिपोर्ट कम से कम भिजवा दें ताकि मंडे को जब हम इसको फॉलो अप करें तो हम बता तो सकें कि आप लोगों ने एक्शन क्या लिया है। वरना मलिक रियाज के बारे में तो यही होगा कि वो फाइलों को पहिए लग जाते हैं और गरीबों के जो हैं घर गिर जाते हैं फिर बाद में। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हम मंडे को इसको फॉलो अप भी करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ फ़हीम ज़मान साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद होंगे जिन्होंने बहरिया टाउन के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट भी की थी। वो इस सारी सूरत हाल पर हम उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची की जानिब से एक गोट है अली मोहम्मद गबोल गोट, उसको आज मशीनें ले कर के वहाँ घर भी गिराए गए और उनको ये धमकी दी गई कि अगर आप अपने आप को शामिल नहीं करते बहरिया टाउन के अंदर तो हम आपके इर्द गिर्द दीवार बना देंगे। उसमें जो सरबराह हैं दीन मोहम्मद गबोल साहब वो भी ज़ख्मी हुए, इस वक्त बकाई हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ख़ासी सूरत हाल वहाँ कशीदा है और जो रिहायशी हैं तकरीबन 500 अफराद हैं जो कि शदीद खौफ में मुब्तला हैं। हमारे साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान और जो एक बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी भी हैं, इन्होंने बड़ी एक डिटेल रिपोर्ट भी की थी बहरिया टाउन पे कि किस तरीके से कब्ज़े करके बहरिया टाउन कराची बनाया गया। बहरहाल वो बात फिर सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगलाइज़ कर दिया। फ़हीम, आपने आज का किस्सा सुना भी और देखा भी, ताज्जुब तो नहीं हुआ होगा? मुबशर, मैंने वो मेरे पास सुबह ही वो जब इंसिडेंट हो रहा था वो वीडियो आई और वो वीडियो मैंने फौरी तौर पे वज़ीर आला सिंध नासिर हुसैन शाह साहब इन तमाम लोगों को फॉरवर्ड भी की। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स वो है ये। बुनियादी तौर पे आप बहरिया टाउन को अगर आप सिर्फ बहरिया टाउन, मलिक रियाज और चंद ताकतवर लोगों की अगर शक्ल में देखते हैं तो फिर आप एक अमूमी समाजी गलती कर रहे हैं। देखिए, ये बहरिया टाउन का जो किस्सा है, जी कैन यू हैव मी? जी, आपको मेरी आवाज़ है? जी, तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए अगर आप बहरिया टाउन जो है वो जो हमारे माशरे का जो एक कहते हैं ना सड़ता हुआ नासूर, वो हमारे माशरे का है। और उसके अंदर आप देखिए इस हम्माम में सब नंगे हैं। मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है, मैंने ये देखा है कि किस तरह से सिंध सरकार के ऊपर जो ताकतवर लोग बैठे हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं। देखिए, बहरिया टाउन का नाम तो बहरिया से आया ना, वो बाद में हाई कोर्ट से भी वापस बहरिया नेवी वापस नहीं कर सकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद अगर कोई थोड़ा बहुत उम्मीद थी लोगों को, वो मीडिया से थी और या जुडिशरी से थी। हमारी जो सुप्रीम जुडिशरी है उसने बहरिया टाउन के कराची के तमाम गलतकारियों का एक भाव लगा दिया 460 अरब रुपए, वो भी अगले 7 साल में वो अदा करेंगे। इससे ये चीज तय हो गई कि बहरिया टाउन और बहरिया टाउन जैसे तमाम जो ताकतवर लोग हैं जिनके पास हर किस्म की, जो एसएसपी राव अनवार पहले था, आज वहाँ एसएसपी इरफान बहादुर हैं, तो मतलब पुलिस, इलाके के गुंडे, बदमाश
और अगर आप उनकी मुलाजिमों की देखें तो आपको ब्रिगेडियर और जनरल से कम रिटायर्ड अफसर जो है उनके यहाँ मुलाजिम नहीं मिलता। तो अब मुझे बताइए, आप अली मोहम्मद गबोल की बात कर रहे हैं, एक और छोटा सा गांव है 2.5 एकड़ के ऊपर, जब हम ये बैरियर टाउन कराची ग्रीड अनलिमिटेड 2018 में हम ये स्टोरी कर रहे थे, तो वो जाके देता 2.5 एकड़ का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ बैरियर टाउन, जो वो अपने गांव से बाहर भी नहीं निकल सकते। अच्छा देखिए, जो इस्टेब्लिश्ड विलेजेस हैं, गांव हैं, उनके को तकरीबन 75 एकड़ जमीन चरागाह के तौर पे एक एक इज्तिमाई, ताकि भेड़ बकरियां मुर्गियां गाय भैंसे रख सके। मैंने 2018 में अली मोहम्मद गोंदर के जो हेड थे उनसे मैंने पूछा कि भाई कोई बकरी वकरी नहीं नजर आ रही, कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने बिल्कुल अपनी मासूमियत में, हिमाकत में कह लीजिए, उन्होंने मुझे पे देख के शख्स हैरान हुआ कि शहरी बाबू क्या बोल रहा है। हाँ। जब जमीन ही नहीं है तो भेड़ बकरी क्या रखेंगे? सही बात, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी, अभी मैं नासिर हुसैन शाह साहब को मैं सुन रहा था, अच्छे आदमी है, मुझे नासिर हुसैन शाह साहब और जो भी सिंध सरकार के जो अच्छे लोग हैं उनकी बेचारगी पे जो ना दुख होता है, अफसोस होता है, सब जानते हैं, सारे ताकतवर तबकात जानते हैं। मगर ये तय हो गया है कि चाहे अली मोहम्मद गबोल हो, अली मोहम्मद गोंदर हो, या 44 दूसरे गांव जो कि मलिया मेट कर दिया गया है। जी जी जी, कैन यू मोहन बगल तुम्हारे में थोड़ा सा है। जी 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 बोलो। तो मेरे कहने का मतलब ये कि देखिए, इन लोगों को कुछ नहीं होगा। ये जो उनको घर तोड़ दिए गए तो घर बना दिए जाएंगे, तो जो घर बना दिए जाएंगे, इस बात का मतलब क्या है भाई? जब आपने सरकार के बनाई हुई हेल्थ सेंटर्स, बेसिक हेल्थ यूनिट, प्राइमरी स्कूल, और वो तोड़ दिए, सिंध सरकार के बनाए हुए बुलडोजर चला दिए, एक्सकवेटर्स चला दिए, लोगों के दरख्त उखाड़ के लेके, कुछ नहीं हुआ। 9 केसेस में जैन मलिक जो हैं उनको नैब इस्लामाबाद के अंदर कोर्ट में उनकी हो रही है, उन्होंने 9 अरब रुपए ऑफर कर दिए, एक दफा कोर्ट में पेश नहीं हुए। बशीर मेमन साहब मेरे ख्याल में नैब कोर्ट के वो जज हैं वहां पर इस्लामाबाद में, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं डरता हूं कि आपके मेरे सही फहीम साहब, मैं छोटा सा वक्फा लेना है यहाँ पर, वक्फे के बाद आपसे ही बात करेंगे। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं साबिक कराची एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीम ज़मान साहब से। तो फ़हीम साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे, इससे तो यही लगता है कि ना कुछ होना है और ना किसी ने कुछ करने की कोशिश भी करनी है, ऐसा ही है? नहीं, देखिए, आई डोंट एग्री विद दैट। मेरे ख्याल में देखिए, पहले बैरियर टाउन और मलिक रियाज साहब या उनके लवाहिकीन का कोई नाम भी नहीं लेता था। तो जब ये मीडिया में और फिर सोशल मीडिया में और अवाम की मिल्कियत बनी ये चीजें, तो चीजें होना शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसका नोटिस लिया, और सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जो डिसीजन था, जिसमें जस्टिस अफजाल और फैसल अरब और मकबूल बाकर, वो बहुत जबरदस्त डिसीजन था। मसला जब इम्प्लीमेंटेशन बेंच का जो डिसीजन आया, उसने उस सारी चीज को तब्दील कर दिया। चलिए, कर दिया, वो लाज़िम बात है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी इन्फिनिट विजडम है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। मगर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम चीज की जो कि देखिए, यहाँ 44 गांव थे, यहाँ बहुत सारे गांव थे जो लांगे जी में, काठौर में, क्योंकि बुनियादी तौर पे एक ही गबोल्स हैं, गोंदर्स हैं, मतलब ये लोग आपस में, इनकी रिश्तेदारियां। बीच के अंदर बैरियर टाउन उस वक्त कोई 26-28 हजार एकड़ पे आ गया था। उसके बाद जो है बहुत सारी और चीजें हुई। रावनवार साहब का केस आया, 444 मर्डर्स आए। रावनवार की पूरी टीम जो मलिक रियाज और बैरियर टाउन के उस पे इशारों पे गांव वालों को हरास करती थी, उठा के ले जाती थी, उस सब का कहीं कोई तस्करा नहीं। वो ऐसा हुआ है जैसे कि सारा का सारा दाखिले दफ्तर हो गया। आज लोग जख्मी हुए। आपने तो गांव के जो मुखिया हैं उनकी बात की, मेरे जो मुझे पता है उसमें एक खातून भी जख्मी हुई। तो और फिर बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो हम प्रेशर रखेंगे, मीडिया, सोशल मीडिया, अवामुन्नास अगर रखेंगे,
तो सुप्रीम कोर्ट को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। देखिए एक बात याद रखिए, जब इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, जितना बड़ा पैसा बहरिया टाउन या इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हुकूमतें भी इन्वॉल्व होती हैं, उसके अंदर हर एक कहता है कि मेरा हिस्सा कहाँ है। तो अभी तक बुनियादी तौर पे हम एक समाजी तौर पे उस जगह पे नहीं पहुंच पाए जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग जो कहें कि मैं अपने हिस्से को फ्लश टैंक के अंदर फ्लश करता हूं, जो गलत बात है वो गलत है। जब तक वो चीज नहीं, और अगर हम लोग अगर इस पे रखेंगे, हम लोगों के नाम लेंगे, देखिए मैं लोगों के नाम लेता हूं, किसी दिन किसी को ज्यादा गुस्सा आएगा, मैं नाम लेने के काबिल नहीं बचूंगा, मगर जब तक है उस वक्त तक मुझे और आपको नाम लेने चाहिए। हमें उस वक्त तक, देखिए कमजोर जो उन गांवों में 44 गांव बहरिया टाउन की नजर हुए हैं, ये 44 गांव 1965-69 की जो टोपोग्राफिक शीट है सर्वे जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर इनके नाम पड़े हुए हैं। अगर वो चले गए, आज आप जमीन की बात कर रहे हो, आज नासिर साहब कह रहे हैं कि वो पैसे हमें दे दिए जाएं। फहीम साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, सो आप जो बात कर रहे थे, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान मौजूद हैं, जो बता रहे हैं बहरिया टाउन की राइज़ किस तरीके से हुई, किस तरह गाँव को मिसमार किया गया, और अब गोठों के ऊपर भी नज़र है। और फ़हीम साहब मुझे ये बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बात की, तो फ़ैसले के ऊपर तो तनकीद हो सकती है जब एक दफ़ा फ़ैसला सुना दिया जाए, तो जाहिर है आपने ये भी कहा कि अगर इस एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि किसी भी इलीगैलिटी की एक कीमत अदा कर दी जाए, ये प्लॉट्स तो यहाँ गरीबों के थे, वो कहाँ जाएंगे? देखिए एक तो इंक्रीमेंटल हाउसिंग, ये ज़मीन जो थी ये मुख्तस की गई थी 80 गज और 120 गज के प्लॉट्स के लिए। देखिए स्कीम 33 और 45 इसीलिए की बनाई गई थी, वो केडीए ने वो सारी की सारी इंक्रोच हो गई। अब ये रखा, ये सारी की सारी इंक्रोच हो गई। देखिए मैं हलवे वाली हेज होती है ना, इसकी 3 फॉर्म्स हैं, एक हैसियत, दूसरी हिमाकत और तीसरा हिर्स। ये 3 चीजें मिलकर बहरिया टाउन जैसे जो स्कैंडल्स या रैकेट्स हैं उनको जन्म देती है। मैं आज, आप तो बहरिया टाउन को रो रहे हैं, अभी गांवों को तोड़ा जा रहा है, अभी नजर आ रहा है। अगर आप आज नजर डालिए, आज वजीर आजम साहब ने फरमाया कि 2 आइलैंड्स के ऊपर इंटरनेशनल लेवल की हाउसिंग डेवलप की जाएगी। वजीर आजम की जो सादगी है ना, बाज़-औक़ात तो मेरा दिल चाहता है उसके ऊपर गश खा के गिर जाऊं। मतलब आप बताइए, ये जो 2 बुद्धू और बुंडल आइलैंड है, यहाँ पर आपको कुत्ते मिलते हैं, चारों तरफ समंदर का पानी है, बीच में ये कुत्ते दर्जना के हिसाब से ये कुत्ते वहां पर हैं। ये कैसे सरवाइव करते हैं? ये कराची का जितना सूरज है, ये चूंकि हमारी वेस्टर्ली करंट्स हैं, तो ये जाता है क्रीक की तरफ, गिजरी क्रीक की तरफ, बुद्धू बंडल आइलैंड की तरफ। जब तक आप कराची के तमाम सूरज को कंटेन नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, उसको वो नहीं करेंगे, उस वक्त तक बुद्धू बंडल आइलैंड पे वो तो पूरा का पूरा सूरज का ठेका है वहां पर। अब वजीर आजम खत गए नहीं, अली जैदी आजकल पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, उनको किसी ने समझाया होगा। लाजिम बात है 2.5 साल गुजर गए हैं, 2-2.5 साल ही रह गए, तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ करना भी है। तो अब इंटरनेशनल टेंडर होगा तो कौन आएगा? यही मलिक रियाज या उन्हीं का कोई कजन, कोई भाई भतीजा या और कोई इस तरह का ताकतवर पैसे वाला आ जाएगा। आप डिफेंस में देखिए, इमार के और कितने बड़े बड़े वो जो हैं कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हुए, फिर उजड़ गए। उस पाकिस्तान में या कराची में आजकल के हालात में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये बड़े बड़े, फिर उसके बाद जंग होगा, उसके बाद लोगों के घर टूटेंगे, उसके बाद लोग चीट होंगे। जिस तरह से बहरिया टाउन में आज तक लोग रो रहे हैं कि हमसे पैसे ले लिए, हमें प्लॉट नहीं मिला, हमें घर नहीं मिला, वही वहां पर होगा। बिल्कुल शुक्रिया फहीम साहब। सॉरी वक्त खत्म होता है, और हो सकता है कि जिंदगी रही और ऑन एयर रहे तो 2-3 सालों बाद हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। हो सकता है कि यार ये गठनों का वेनिस कैसे बन गया। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा।